प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, श्री जगन्नाथ सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज गंगो, आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन कक्षा में, जिसमें हम आज कक्षा 12 में विषय है बही खाता तथा लेखा शास्त्र, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और हम आज जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश के अंतर्गत जब पहले मैं आपको बताऊं कि नए साझेदार के प्रवेश का क्या अर्थ होता है। जब किसी चालू साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसे नए साझेदार का प्रवेश कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों, हमने देखा कि किसी पुरानी चालू साझेदारी फर्म में जब कोई नया व्यक्ति या नया साझेदार पुराने साझेदारों की सहमति से प्रवेश करता है तो उसे नए साझेदार का प्रवेश कहा जाता है। अब नए साझेदार के प्रवेश पर हमें कुछ ना कुछ देखना होगा कि नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता क्यों होती है। तो नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता के लिए कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु है कि व्यापार को बढ़ाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हो और वर्तमान साझेदार उसे देने में असमर्थ हो। जब पुरानी साझेदारी फर्म में अधिक पूंजी की आवश्यकता हो और वर्तमान साझेदार उसे देने में असमर्थ हो तो नए साझेदार का प्रवेश आवश्यक हो जाता है। दूसरा बिंदु है व्यापार को चलाने के लिए, प्रबंध के लिए किसी अच्छे, योग्य और अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो तो भी एक नया साझेदार पुरानी साझेदारी में शामिल किया जा सकता है। तीसरा बिंदु है किसी प्रसिद्ध या ख्याति प्राप्त व्यक्ति को साझेदारी में शामिल करके उसके प्रभाव से होने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए। यदि पुरानी साझेदारी फर्म ये चाहती है कि किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति को अपने साथ साझेदारी में शामिल कर लिया जाए और उसके प्रभाव से लाभ प्राप्त किया जाए तो नए साझेदार का प्रवेश किया जा सकता है। चौथा बिंदु है किसी साझेदार के फर्म से अवकाश ग्रहण करने पर या उसकी मृत्यु होने पर नए साझेदार की आवश्यकता महसूस होती है। और पांचवा और अंतिम बिंदु है किसी पुराने और अनुभवी प्रबंधक को प्रोत्साहन देने के लिए। इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी नए साझेदार की आवश्यकता एक फर्म के अंतर्गत क्यों होती है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब भी किसी पुराने साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो प्रवेश करने पर कुछ ना कुछ समायोजनाएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है नए साझेदार के प्रवेश पर समायोजनाएं। तो ऐसी अवस्था में जब नया साझेदार किसी फर्म में प्रवेश करता है तो कुछ समायोजनाएं जो पैदा हुई वो इस प्रकार हैं, जैसे नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना, संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना, ख्याति को मापना तथा व्यवहार करना, अवितरित लाभ हानि तथा संचय आदि को बांटना और पूंजी का समायोजन। अब हम इनमें से प्रत्येक का अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहला बिंदु है नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना। तो जब किसी चालू साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो वह अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है। चूंकि पुराने साझेदारों के हिस्से में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, क्योंकि वो अपने हिस्से का त्याग करके नए साझेदार को दे देते हैं। तो इस प्रकार नए साझेदार का प्रवेश होने से पुराने साझेदारों के हिस्से में जो भी कमी आती है अथवा वो जो भी त्याग करते हैं उसको त्याग अनुपात कहा जाता है। त्याग अनुपात निकालने का सूत्र हमारे सामने है। त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस नया लाभ हानि अनुपात। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है जी। चलिए, अब जो नया साझेदार पुरानी साझेदारी फर्म में शामिल होता है तो वो अपना हिस्सा
पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है। तो नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से कैसे प्राप्त कर सकता है? 4 प्रकार से आपके सामने दिया गया है। पहला पॉइंट है लाभ हानि अनुपात में, दूसरा समान अनुपात में, तीसरा असमान अनुपात में, और चौथा समस्त भाग केवल एक साझेदार से लेना। जैसे पहला बिंदु है लाभ हानि अनुपात में, तो इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पुराने साझेदार पुरानी साझेदारी फर्म से अपना हिस्सा ग्रहण कर रहे थे, ठीक उसी अनुपात में वो नए साझेदार के लिए अपने हिस्से का त्याग करते हैं। इस प्रकार उनका पुराना लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात एक समान होता है। दूसरा बिंदु है समान अनुपात में। यहाँ पर पुराने साझेदार नए साझेदार को समान अनुपात में हिस्से का त्याग करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि ए और बी 2 साझेदार हैं जिनका लाभ हानि बांटने का अनुपात 2:1 है, और उनके बीच एक सी नया साझेदार 1/4 भाग के लिए आता है। तो सी का हिस्सा कितना? 1/4 का आधा 1/8 ए देगा और 1/8 बी देगा। ठीक ऐसे ही तीसरा बिंदु है असमान अनुपात में। यहाँ पर नए साझेदार को जो हिस्सा जाएगा वो पुराने साझेदार असमान अनुपात में देंगे, अर्थात कोई हिस्सा ज्यादा देगा और कोई कम। और अंतिम बिंदु है समस्त भाग केवल एक साझेदार से लेना। यहाँ पर नए साझेदार का हिस्सा कोई एक साझेदार देगा। यदि 3 साझेदार फर्म के अंतर्गत हैं तो कोई एक अपने हिस्से का त्याग करके नए साझेदार को देगा। इस प्रकार किसी भी एक विधि से नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है। यह तो हुआ पहली समायोजना। अब दूसरी समायोजना देखिए। दूसरी समायोजना है कि संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। जैसे ही किसी चालू साझेदारी फर्म में कोई साझेदार प्रवेश करेगा तो संपत्ति और दायित्वों का दोबारा से मूल्यांकन करना होगा, जिसके लिए हमें एक पुनर्मूल्यांकन खाता अथवा लाभ हानि समायोजन खाता खोलना होगा। पुनर्मूल्यांकन खाते को अंग्रेजी में रिवैल्यूएशन अकाउंट और लाभ हानि समायोजन खाते को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहा जाता है। ये दोनों एक ही हैं। जब भी किसी चालू साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करेगा तो हमें संपत्तियों और दायित्वों का दोबारा से मूल्यांकन करना होगा, जिसके लिए पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे खोला जाता है? तो बच्चों आपको पता है कि किसी भी खाते से संबंधित 4 खाने आपके पास होते हैं, जैसे विवरण धनराशि ऋणी पक्ष की और विवरण धनराशि धनी पक्ष की। अब हमें देखना है कि क्या क्या समायोजनाएं हुई हैं। जैसे अगर किसी भी साझेदार के आने से संपत्ति के मूल्य में कमी हुई है तो उसको हम पुनर्मूल्यांकन खाते के ऋणी पक्ष में लिखेंगे, और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने से उसको हम पुनर्मूल्यांकन खाते के धनी पक्ष में लिखेंगे। इसके विपरीत अगर दायित्व के मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है तो उसको हम ऋणी पक्ष में लिखेंगे, और दायित्व के मूल्य में यदि कुछ कमी हुई है तो उसको हम धनी पक्ष में लिखेंगे। नए साझेदार के आने से अगर देनदारों पर अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किया जाता है तो उसको भी हम पुनर्मूल्यांकन खाते के ऋणी पक्ष में लिखेंगे। इसके बाद हम दोनों पक्षों का योग करेंगे और देखेंगे कि कौन से पक्ष का योग अधिक है और कौन से पक्ष का योग कम है। यदि धनी पक्ष का योग अधिक है तो अंतर लाभ कहलाएगा, जिसको ऋणी पक्ष में लिखेंगे, और यदि ऋणी पक्ष का योग अधिक है तो अंतर धनी पक्ष में लिखेंगे, जो हानि कहलाएगी। लाभ हो अथवा हानि वो पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में ही बांटी जाएगी, उसमें नए साझेदार का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब आज के लिए इतना ही। बाकी जो बचे हुए बिंदु हैं जो नए साझेदार के समायोजनाएं, नए साझेदार के प्रवेश पर समायोजनाओं से संबंधित है, उनका अध्ययन हम अगले अंक में करेंगे।